हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस। ये जो है सेकंड पार्ट है। प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के कंटेंट में बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाया गया, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन था वो यही था, ठीक है। और फिर इसको लार्जर स्केल में प्रोड्यूस करना है। अब जो लार्जर स्केल का जो टारगेट होता है उसको कैसे अचीव करें, तो ये पूरा जो प्रोसेस, पूरा इनिशिएशन जो होगा वहां से लास्ट तक, यानी लार्जर स्केल में प्रोडक्शन तक, ये पूरा चीज जो है वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टेप होते हैं, ठीक है, जिससे जो है लास्ट जो हम लोग को अचीव करना होता है वो हमें मिल पाता है। तो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले जो डीएनए होता है हम उसको आइसोलेट करते हैं। जो भी डिजायर्ड डीएनए होता है उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं, फिर उसका फ्रैगमेंटेशन करते हैं। और फ्रैगमेंटेशन किससे करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। इसका जो पूरा डिटेल है वो फर्स्ट पार्ट में मैं दे चुकी हूँ। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। अब जो डीएनए फ्रैगमेंट को, जो डिजायर्ड डीएनए, क्योंकि डीएनए तो बहुत लंबा होता है ना, बहुत लंबा होता है। मान लीजिए कि मुझे इस जीन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है डीएनए में। तो इस जीन का मुझे फ्रैगमेंट चाहिए, तो इसका फ्रैगमेंट का आइसोलेशन करना होगा, क्योंकि इतना है तो ये सब जो है वो, इसमें बहुत सारा फ्रैगमेंट होगा, तो इसमें एक छोटा सा फ्रैगमेंट का हम लोग को क्या करना होगा? आइसोलेशन करना होगा। तो उसका हम लोग आइसोलेशन करेंगे। उसके बाद वो जो छोटा फ्रैगमेंट होगा उसको किसी वेक्टर के साथ लाइगेट करेंगे, या फिर प्लाज्मिड के साथ कर सकते हैं, या फिर बैक्टीरिया फेज के साथ कर सकते हैं। उसके बाद वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना उसको ट्रांसफर करते हैं होस्ट में, और फिर कल्चर करते हैं होस्ट सेल को एक मीडियम में लार्ज स्केल पे। सही है। और उसके बाद जैसे ही वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगता है, फिर उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। जो भी हम लोगों को डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये ऑल अबाउट जो है वो स्टेप्स है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम लोग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि डीएनए जो होता है वो कहाँ होता है? वो न्यूक्लियस में होता है। और डीएनए, हम जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो डीएनए ही उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उसमें जीन को लेने के लिए, कोई स्पेसिफिक जीन को, ठीक है, मान लीजिए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम लोग कहीं से ले रहे हैं, तो उस जीन को निकालने के लिए हम लोग को पूरा सेल को तोड़ना पड़ेगा। उस डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग को प्योर डीएनए निकालना पड़ेगा, जो कि अदर मैक्रोमोलिक्यूल से बिल्कुल फ्री होगा। तो क्या होगा कि हम लोग को सबसे पहले डीएनए निकालना पड़ेगा। कोई भी सेल है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सेल है, तो उसमें क्या है? उसमें एक अंदर में न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है, ये डीएनए उसके अंदर होता है। और यहाँ बाहर में साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ होगी, न्यूक्लियस के अंदर भी आरएनए होगा, प्रोटीन होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले इस सेल को जो क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि फंजाई है, फंजाई का जो है काइटिन का बना हुआ है। बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का पॉलीसेक्राइड्स का बना हुआ है। अगर कोई प्लांट है तो प्लांट का सेल वॉल है, ठीक है। तो और एनिमल है तो एनिमल का क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो ये बहुत सारा जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो सेल वॉल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हम लोग कैसे उसका आइसोलेशन करें? तो डीएनए जो होता है वो इनक्लोज होता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब उस सेल को हम लोग को, इस सेल को हम लोग को ओपन करना है, ठीक है। इसको ब्रेक करके ओपन करना है ताकि जो है वो डीएनए को हम लोग हासिल कर सकें, ठीक है, डीएनए को हम लोग रिलीज कर सकें। और फिर लेकिन डीएनए के साथ साथ क्या होता है? इसमें डीएनए अंदर में न्यूक्लियस होता है, तो आरएनए, जैसे मैंने अभी बताया कि आरएनए होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, लिपिड भी होता है। तो बहुत सारी चीज एक सेल में मौजूद होती है। तो सबसे पहले हम लोग को सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना पड़ेगा। और सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया सेल को, या फिर प्लांट सेल को, या फिर एनिमल सेल को एक एंजाइम से ट्रीट करते हैं। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो लाइसोजाइम से ब्रेक होगा। प्लांट का सेल वॉल जो होगा वो सेलुलोज से ब्रेक डाउन होगा। फंगस का सेल वॉल किससे ब्रेक डाउन होगा? काइटिनेज से ब्रेक डाउन होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को क्या किया? ब्रेक डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट आती है बात कि जो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन है, या फिर अदर और मॉलिक्यूल्स है, तो आरएनए को हम लोग राइबोन्यूक्लियस से हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि राइबोन्यूक्लियस क्या करता है? आरएनए को ब्रेक डाउन कर देता है। प्रोटीन को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं? प्रोटीएज के ट्रीटमेंट से। प्रोटीएज से क्या होगा? प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद अदर जो और मॉलिक्यूल है उसको एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे करके हम लोग सारे को ख़त्म कर देते हैं। अब जो बचता है वो बचता है डीएनए।
अब डीएनए को क्या करते हैं, जो प्यूरिफाइड डीएनए, क्योंकि अब तो सिर्फ बच गया डीएनए ना, तो डीएनए को क्या करते हैं कि प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं। देखिए चिल्ड इथेनॉल डाल करके डीएनए क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं। तो चिल्ड इथेनॉल में क्या होता है, डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। फिर डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है तो ये देखिए थ्रेड लाइक सस्पेंशन है। अब इसको जो है इस पूलिंग के प्रोसेस से क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, इथेनॉल से निकाल लेते हैं। सही है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है कटिंग ऑफ डीएनए, ये हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में पहले ही पढ़ चुके हैं कि कटिंग ऑफ डीएनए कैसे होता है, कौन से एंजाइम से होता है। तो एंजाइम तो हम लोगों ने पढ़ा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करते हैं कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन पर डीएनए को कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, ठीक है। और इसके लिए टेम्परेचर ऑप्टिमल कंडीशन होना चाहिए। ये तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये हम लोग कोई भी डीएनए लेते हैं, उसमें जो है एक सीक्वेंस लेंगे और एक सीक्वेंस को इस तरीके से कट कर देंगे और इस तरह से कट करने के बाद क्या होता है, एक स्टिकी एंड होता है, जिससे क्या होता है बाद में हम लोग वेक्टर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालने के बाद क्या करते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे डालते हैं, जैसे कि जो डीएनए निकला है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ क्या करते हैं, इनक्यूबेट कर देते हैं। ठीक है, इनक्यूबेट कर देते हैं प्यूरिफाइड डीएनए के साथ, तो जिससे क्या होता है वो जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जो है क्या हुआ, अब डीएनए का ब्रेक डाउन हो गया, डीएनए की कटिंग हो गई। ठीक है, अब डीएनए की जब कटिंग हो गई तो उसको जो स्मॉलर फ्रैगमेंट है, जो स्मॉल फ्रैगमेंट है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो स्मॉल फ्रैगमेंट डीएनए का कट किया था, इसको हासिल कैसे करें, इसको आइसोलेट कैसे करें, कैसे सेपरेट करें। तो इसको सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि वेल्स में हम लोग क्या करते हैं, जो भी डीएनए होता है वो डाल देते हैं, ये जो सारे वेल्स हैं उसमें एक एक करके डाल देते हैं कि डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये किसकी तरफ भागता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है। तो इधर कैथोड होता है, इधर एनोड होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो डीएनए होता है उसको वेल्स में डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लार्जर फ्रैगमेंट होता है वो पीछे की तरफ रह जाता है, क्योंकि कोई भी लार्जर फ्रैगमेंट होता है वो स्लोली मूव करता है, लेकिन स्मॉलर फ्रैगमेंट जो होता है वो फास्ट मूव करता है। तो इससे क्या होता है कि बैंड्स बनते चले जाते हैं, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले होगा, सबसे आगे होगा। ये जो सेम प्रोसेस जो है वो वेक्टर के साथ भी किया जाता है। वेक्टर को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है, और उसके बाद फिर अब क्या होगा कि जो ज्वाइनिंग होगा डीएनए का, जैसे कि ये स्मॉलर फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है, इसका मान लीजिए कि ये वाला फ्रैगमेंट हम लोग को ज्वाइन करना है वेक्टर में, तो अब इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किस एंजाइम से, लाइगेज एंजाइम से। तो इसमें सेवरल प्रोसेस होता है, जैसे कि कट करने के बाद सोर्स डीएनए को और वेक्टर डीएनए को दोनों को स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कट वेक्टर होते हैं उसके साथ मिक्स करके लाइगेट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज से क्या होगा, ये जो स्मॉलर फ्रैगमेंट था वो वेक्टर में जाकर के ऐड हो जाएगा। सही है, और वेक्टर में ऐड होने के बाद ये क्या बनाएगा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पर चेन रिएक्शन होती है। तो पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा है प्राइमर एनिलिंग स्टेप, और तीसरा है एक्सटेंशन स्टेप, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है डीनेचुरेशन स्टेप। डीनेचुरेशन स्टेप जो है वो पीसीआर का फर्स्ट स्टेप होता है। इस स्टेप में क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है डीनेचर किया जाता है हीट दे करके। ठीक है, हीट दे करके क्या किया जाता है, डीएनए मॉलिक्यूल को डीनेचर किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है। अगर ज़्यादा हीट देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। तो जो ट्रू स्ट्रैंड्स होते हैं, ये जो 2 स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा स्टेप जो है वो प्राइमर एनिलिंग स्टेप है। प्राइमर एनिलिंग स्टेप में क्या होता है कि जो मल्टीपल कॉपीज होती है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट की, उसको हम लोग सिंथेसाइज करते हैं इन विट्रो। और इन विट्रो सिंथेसाइज करने के लिए हम लोगों को 2 एंजाइम्स की जरूरत होती है, 2 चीज़ों की जरूरत होती है। वो है 2 सेट ऑफ प्राइमर, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर क्यों होता है मैं बताऊंगी। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर जो होता है वो स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, छोटा जो है समझ लीजिए कि एक तरह से छोटा सा वो हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड मतलब 8-10 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होगा, उसी को कहते हैं ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये जो होते हैं, और ये क्या होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, डीएनए के उस रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो प्राइमर्स 2 सेट ऑफ प्राइमर, क्योंकि स्ट्रैंड्स 2 होते हैं ना, तो इसी वजह से ये स्ट्रैंड में और ये स्ट्रैंड में, दोनों स्ट्रैंड में लगना होता है, इसी वजह से 2 सेट्स ऑफ प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। और जो सेकेंड एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन बताइए, वो पॉलीमराइजेशन करता है। ओके, अब क्या देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। प्राइमर एनिलिंग में ये देखिए, ये एक प्राइमर, एक सेट ऑफ प्राइमर यहाँ है, एक सेट ऑफ प्राइमर यहाँ है। तो 2 सेट ऑफ प्राइमर
इसी वजह से यूज़ होता है। दूसरी बात है डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है टैग पॉलीमरेज यूज़ होता है। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये एक्सटेंशन कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ही पढ़ना है, तो वहाँ पर हम लोग पूरा क्लियरली पढ़ते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, फर्दर और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो एक्सटेंशन का स्टेप होता है। एक्सटेंशन के स्टेप में क्या होता है कि जो एंजाइम होता है एक्सटेंड कर देता है प्राइमर को, ठीक है, प्राइमर को एक्सटेंड करता है यूजिंग ए न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड को यूज़ करके प्राइमर को एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। जीनोमिक डीएनए जो होता है उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करता है, सही है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन हो रहा है, यहाँ पर कैसे हो रहा है, यहाँ पे प्राइमर जो है वो फर्दर एक्सटेंड हो रहा है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो टैग पॉलीमरेज यूज़ होता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड को लेकर के पॉलीमराइजेशन कर देता है। सेकेंड है एम्प्लीफिकेशन का स्टेप। एम्प्लीफिकेशन का स्टेप में क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो रिपीट होता है मैनी टाइम्स, और जो सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होता है वो एम्पलीफाइड हो जाता है, और इतना एम्पलीफाइड होता है कि बिलियन टाइम्स एम्पलीफाइड हो जाता है। तो एक बार में क्या बनता है, एक बार में करीब जो है वो 1 बिलियन कॉपीज जो होता है वो बन जाता है। यहाँ पे देखिए अगर 30 साइकिल अगर लेते हैं तो 30 साइकिल में 1 बिलियन कॉपीज जो होती हैं वो बन जाती है एम्प्लीफिकेशन के दौरान, ओके। और ये जो एम्प्लीफिकेशन होता है, ये जो रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन हो पाता है वो किस वजह से हो पाता है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की वजह से हो पाता है। थर्मोस्टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाई हीट पे क्या होता है, डीनेचर नहीं होता। तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है, आइसोलेट होता है थर्मस एक्वाटिकस से, इसी वजह से इसको हम लोग टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं। और ये होता है, ये क्या होता है, ये एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट होता है वो अगर वो डिजायर्ड हुआ तो उसको लाइगेट कर देंगे फर्दर वेक्टर में, फर्दर क्लोनिंग के लिए। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो ये एम्प्लीफिकेशन वाला पीसीआर का जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग एम्प्लीफिकेशन कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रेप्लिकेट कर चुके हैं, बहुत सारा जो है वो कॉपीज हम लोग बना चुके हैं। अब क्या करना है, इंसर्शन करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में। तो इंसर्शन कैसे करेंगे, अब से बहुत सारे मेथड हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए लाइगेट डीएनए को रेसिपिएंट सेल में। तो सबसे पहले रेसिपिएंट सेल को क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट बनाते हैं ताकि वो डीएनए को टेकअप कर सके। जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टेप बताया था, एक था हीट शॉक मेथड जिसमें कैल्शियम डालते हैं, है ना। दूसरा स्टेप मैंने बताया था माइक्रो इंजेक्शन वाला मेथड बताया था जिसमें डायरेक्टली जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं डीएनए को। तीसरा स्टेप मैंने बताया था बायोलिस्टिक जीन गन मेथड, तो ये वाला स्टेप भी हो सकता है। और जो लास्ट स्टेप था वो था डिसआर्म पैथोजन मेथड, ठीक है। तो ये कोई सा भी स्टेप हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोई भी रेसिपिएंट को कॉम्पिटेंट करने के लिए ताकि वो डीएनए को ले सके। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो कि जीन बियर कर रहा है कोई भी रेजिस्टेंट का, ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, जैसे कि मान लीजिए कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन बियर कर रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब उसको क्या करेंगे, इकोलाई में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इकोलाई एज अ होस्ट हम लोग लेते हैं। इकोलाई में क्या होता है, इकोलाई में कोई भी, जब इकोलाई को देखिएगा तो इकोलाई में सिर्फ इसका अपना डीएनए, कोई ऐसा प्लाज्मिड नहीं है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रखता हो, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मिड नहीं, तो इसको क्या कहते हैं, ये होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जो नॉर्मल इकोलाई होता है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता है, तो ये हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। दूसरा इकोलाई जिसमें हम लोग नॉर्मल प्लाज्मिड को डाल देते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। तो प्लाज्मिड किस किस चीज़ का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा, अब देखिए। अब दूसरा जो ये है, दूसरे में क्या है, ये अपना इसका डीएनए हो गया और एक प्लाज्मिड को डालें, ठीक है। इस प्लाज्मिड में क्या है, एम्फीसिलिन भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है, लेकिन हम लोग को सिर्फ क्या करना है, एम्पीसिलिन का निकालना है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन का फॉर्मेशन करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेंट हो गया क्योंकि इसमें एक प्लाज्मिड को हम डाल दिए, एक नॉर्मल प्लाज्मिड को जिसमें एम्पीसिलिन का भी रेजिस्टेंस जीन है और टेट्रासाइक्लिन का भी रेजिस्टेंस जीन है, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेंट। अब दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेंट। अब जो तीसरा होता है वो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट होता है। तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है कि जो वेक्टर डीएनए है, जो प्लाज्मिड है जो कि क्या कर रहा था, यहाँ पर दूसरा फॉरेन डीएनए यहाँ पे लाइगेट हो रहा था प्लाज्मिड में, तो ये रिकॉम्बिनेंट, तो इसमें जब रिकॉम्बिनेंट डालेंगे ना, ये इकोलाई है, इसमें जब रिकॉम्बिनेंट डालेंगे तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तीन चीज़ें हैं, एक है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एक है ट्रांसफॉर्मेंट और तीसरा जो है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, तो ये तीन तरह का इकोलाई हो गया। अब हम लोग को सिर्फ जो ऑब्टेन करना है वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट ऑब्टेन करना है। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस अगर ऑब्टेन करना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो प्रोसेस होता है, जैसे कि मेरी जो पिछली वीडियो अगर आप देखिएगा तो ये मैंने प्रॉपर समझाया है कैसे हम लोग जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस सेल का जो है वो
कोई भी जो इकोलाई होगा वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस सेल का क्या हो जाएगा, वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सही है। और इसी को हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल को अगर प्लेट पे जिसमें एम्पीसिलिन होगा उसमें अगर ट्रांसफ़र कर देंगे तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो होगा और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो होगा, जो अनट्रांसफॉर्म रेसिपिएंट सेल होगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें समझ में आ गई आपको कि एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर जाएगा, लेकिन अनट्रांसफॉर्मेंट क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे क्योंकि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो होता है वो सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट सेल से इन प्रेजेंस ऑफ एम्पीसिलिन, जो अगर प्लेट में एम्पीसिलिन डाल लेते हैं तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन इस केस में क्या हो जाता है, सिलेक्टेबल मार्कर हो जाता है। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर का जो है वो पूरा हम लोग प्रोसेस जो पढ़े थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो वो बिल्कुल क्लियरली समझाया जा चुका है वहाँ पे कि कैसे सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो यूज़ होता है। सही है। तो इकोलाई में सैल्मोनेला में क्या होता है, सैल्मोनेला में प्लाज्मिड होता है जिसमें रेजिस्टेंस पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड में क्या होता है, कोई भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस पाया जाता है, तो इसको क्या करते हैं, इकोलाई में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इकोलाई में क्योंकि नॉर्मल इकोलाई में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं पाया जाता, जैसे ये प्लाज्मिड जाता है तो ये भी रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर यही प्लाज्मिड को हम लोग रिकॉम्बिनेंट बना देंगे तो इकोलाई क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। तो इस तरह से एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर बन जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट को क्या कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट जब चूज़ हो गया तो जब इंसर्ट करते हैं इसमें एलियन पीस ऑफ डीएनए कोई भी क्लोनिंग वेक्टर में और ट्रांसफ़र कर देते हैं कोई भी बैक्टीरिया या फिर प्लांट या फिर एनिमल सेल में, तो फिर अब वहाँ पर मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट से क्या हम लोग क्या किए, चूज़ कर लिए कि जो ट्रांसफॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, नहीं मरेगा, जो अनट्रांसफॉर्म होगा वो मर जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो जिंदा रहेगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अल्टीमेट एम हमारा क्या होता है कि एक डिजायरेबल प्रोटीन को क्या करना होता है, उसको प्रोड्यूस करना होता है। क्योंकि डिजायरेबल प्रोटीन को जब प्रोड्यूस करेंगे, असल में मकसद तो यही है ना कि जो प्रोटीन जिसको कमी हो रही है उसको जो है पूरा हो जाए। ठीक है, तो डिजायरेबल प्रोटीन को क्या करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है लार्ज अमाउंट में। तो रिकॉम्बिनेंट और इसी वजह से क्योंकि डिजायरेबल प्रोटीन को हम लोगों को प्रोड्यूस करना है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो ऐसा होना चाहिए जो एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, वो जीन एंजाइम बना सके, वो जीन प्रोटीन बना सके। सही है, तो वैसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें बनाना होता है। जो फॉरेन जीन है जो कि एक्सप्रेस कर सकता है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, तो उसको हम लोग लेते हैं। और एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन जो है वो इन होस्ट सेल अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स। तो जो क्लोन जीन होता है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि हम लोगों ने क्लोन किया था, उसको है ना हम इस कंडीशन में रखते हैं ताकि जो है वो इंड्यूस कर सके एक्सप्रेशन टारगेट प्रोटीन का। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो एक्सप्रेशन को इंड्यूस करने के लिए हम लोग एक ऑप्टिमाइज कंडीशन में उसको रखते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को रखते हैं। जो क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट आता है उसको हम लोग एक ऑप्टिमाइज कंडीशन में रखते हैं ताकि वो एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, एक्सप्रेस क्या करना है, एक्सप्रेस जो टारगेट प्रोटीन हम लोगों को बनाना है उसको उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए कि वो टारगेट प्रोटीन, यानी जो भी एंजाइम अगर हम लोग बना रहे हैं तो एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन ही होता है, तो एंजाइम अगर हम लोग बना रहे हैं तो एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ठीक है, और फिर बाद में हम उसको क्या करते हैं, उसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं अगर वो एक्सप्रेस करने लगता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक सवाल पूछता है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए कि किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट हो रही है किसी के बॉडी में, ठीक है, तो वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तभी तो वो एंजाइम का रिक्वायरमेंट पूरा होगा। तो इसी वजह से यही रीज़न है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। अगर कोई भी प्रोटीन कोडिंग जीन जो एक्सप्रेस हो जाता है हेटेरोलोगस होस्ट में, उसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। जो सेल है जो कि हार्बर कर रहा है क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो स्मॉल स्केल में लेबोरेटरी में उसको ग्रो कराया जाएगा। लेकिन लेबोरेटरी में ग्रो कराने से बस उतना हम लोग मतलब ट्रायल के लिए कर सकते हैं लेबोरेटरी में ग्रो। अगर ट्रायल कंप्लीट हो, जैसे कोई भी चीज़ का केमिकल ट्रायल होता है, कोई भी चीज़ का क्या होता है, केमिकल ट्रायल होता है। तो केमिकल ट्रायल होने के बाद क्या होता है, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, इसी तरह से वो अगर जैसे पास करता है और उसके बाद लास्टली वो अप्रूव्ड हो जाता है तो हम उसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो स्मॉल स्केल में प्रोड्यूस होता है वो ट्रायल्स के लिए होता है। जैसे ही उसका ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो उसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है। जो भी लेबोरेटरी में ग्रो होता है वो स्मॉल अमाउंट में ग्रो होगा, है कि नहीं।
क्योंकि लेबोरेटरी में उतना ज़्यादा बड़ा, क्योंकि लेबोरेटरी कोई भी चीज़ को एक लिमिटेड अमाउंट में ही तो ग्रो करा सकती है, ठीक है। जो कल्चर होते हैं वो यूज़ होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन में, और फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। तो जो कल्चर प्रोड्यूस होगा उसको क्या करते हैं, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक से प्यूरिफाई करते हैं, ओके। प्यूरिफाई करने के बाद क्या करते हैं, जो सेल होते हैं उसको भी मल्टीप्लाई किया जाता है उसी कल्चरल सिस्टम में, जहाँ पर क्या होता है कि जो यूज मीडियम होता है उसको ड्रेन आउट करते हैं एक साइड से, और फ्रेश मीडियम को ऐड करते चले आते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी चीज़ कंटेनर है तो उसमें एक तरफ से डालते जाएंगे, एक तरफ से निकालते जाएंगे, तो यूज मीडियम को निकालते जाएंगे और फ्रेश मीडियम को डालते जाएंगे। इसी तरीके से ये जो है कल्चर जो होता है, ये इसी तरह से सेल जो है वो मल्टीप्लाई करते जाते हैं उसी कल्चर सिस्टम में, सही है। और ऐसा इसलिए करते हैं, फ्रेश मीडियम को डालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो है वो उसका जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसको वो मेंटेन रहे, वो हमेशा एक्टिव लॉग में या एक्सपोनेंशियल फेज में ही रहे, ठीक है। तो उसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा है, इसी वजह से फ्रेश मीडियम को कंटिन्यूसली डालते रहते हैं। दूसरी बात है कि इस टाइप के कल्चर मेथड में जो प्रोड्यूस होते हैं लार्ज बायोमास लीडिंग टू हाई यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, तो ये जो कल्चर होता है इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बायोमास में इसका प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से डिजायर्ड प्रोटीन जो है वो हायर यील्ड होता है उसका, ताकि जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ उसका रखते हैं ना, इस वजह से हायर यील्ड रहता है उसका। उसके बाद क्या करते हैं, जो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर है वो जो है वो अप्रिशिएबल क्वांटिटी में ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं बना सकता, इसी वजह से लार्जर स्केल पे इसका प्रोडक्शन करते हैं। उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बायोरिएक्टर्स। जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में कोई भी डिजायर्ड प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और जो डेवलपमेंट होता है बायोरिएक्टर्स का, जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वेसल्स होते हैं, 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर होता है, जहाँ पर कल्चर की प्रोसेसिंग हो सकती है। और उसके बाद क्या करते हैं, जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो एक तरह का वेसल्स टाइप का होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल डाला जाता है, उसको बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में या फिर इंडिविजुअल एंजाइम में, ठीक है। और ये इसमें इस्तेमाल किया सकता है माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल, कुछ भी इस्तेमाल करके ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो बायोरिएक्टर्स होते हैं एक्चुअली वो प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं जो बायोरिएक्टर्स होते हैं, क्योंकि बायोरिएक्टर्स को उसी तरह बनाया जाता है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल में रखे। तो हर चीज़ का ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं बायोरिएक्टर्स में। जो भी हम लोग कल्चर मीडियम डालते हैं, जो भी कल्चर डालते हैं उसमें एक ग्रोथ कंडीशन, जो ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे टेम्परेचर, उसका जितना टेम्परेचर होना चाहिए उतना रखते हैं, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑप्टिमम कंडीशन में रहती है ताकि कल्चर जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर सके। अब जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल स्टार टैंक बायोरिएक्टर्स होते हैं और दूसरे होते हैं स्पार्ज स्टार टैंक बायोरिएक्टर्स, ठीक है। तो ये है सिंपल स्टार टैंक बायोरिएक्टर्स। तो ये स्टायरिंग टाइप होते हैं, देख ही रहे हैं बीच में स्टायरर लगे हुए हैं, सही है। इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल है, फिर यहाँ पे स्टेराइल एयर है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे फोम ब्रेकर है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है, कल्चर ब्रोथ है, मोटर है, सब कुछ जो है वो लगा हुआ, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। तो एक बायोरिएक्टर जो होते हैं, स्टार टैंक बायोरिएक्टर जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, इस तरीके से सिलेंड्रिकल होते हैं, और इसमें जो है वो एक कर्व बेस होता है, इसका जो बेस होता है कर्व होता है टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ, और ताकि ये जो मिक्सिंग हो रही है कंटेंट्स की वो अच्छे से मिक्सिंग हो, सही है। इसको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एक रोटेटर लगे होते हैं, सही है। जो स्टार टैंक बायोरिएक्टर्स होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं मिक्सिंग ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर्स। तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी इसमें रहता है मेंटेन। दूसरा जो बायोरिएक्टर्स आता है उसमें क्या होते हैं, एयर बबल्ड होते हैं थ्रू आउट द बायोरिएक्टर्स। क्या होते हैं, एयर बबल, ये देख ही रहे हैं कि एयर बबल लगा हुआ है, ठीक है। बायोरिएक्टर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो स्पार्ज टैंक होता है इसमें एक एजिटेटर सिस्टम होता है, ये है एजिटेटर सिस्टम जो एजिटेट करते रहता है, ठीक है, घूमता रहता है। एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया है, सही है। उसके बाद इसमें और चीज़ें होती है, फोम कंट्रोल सिस्टम भी होता है, यहाँ पे फोम कंट्रोल सिस्टम भी लगा होता है। उसके बाद एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, एक पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, सैम्पलिंग पोर्ट्स होते हैं, ताकि जो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर जो है वो विड्रॉ कर सके पीरियडिकली। तो ये जो दोनों टैंक है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर मीडियम को, लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर को प्रोड्यूस करने में, लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद आता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। जैसे सारे बायोसिंथेटिक स्टेज का कंप्लीशन हो जाता है तो जो प्रोडक्ट होता है उसको सब्जेक्ट किया,
उसको जो है वो एक सीरीज ऑफ प्रोसेस में भेजा जाता है, जहां पर ये जो है वो मार्केटिंग के लिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए जो है वो रेडी होता है। ठीक है, मार्केटिंग लास्ट, क्योंकि कोई भी चीज की मार्केटिंग एट लास्ट क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि मार्केटिंग के लिए जाता है। तो मार्केटिंग के लिए प्रोसेसिंग होती है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, और इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, सेपरेशन और प्योरिफिकेशन। ठीक है, और इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है उसको फॉर्मुलेट करते हैं सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स के साथ, क्योंकि कोई भी चीज है जैसे प्रोटीन है, अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो उसमें क्या डालते हैं, उसमें सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। ठीक है, फिर वो क्लिनिकल ट्रायल्स में जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स के केस में क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में जाते हैं। ठीक है, जब उनका क्लिनिकल ट्रायल्स खत्म होता है तब फिर वो मार्केट में आ जाते हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी होती है, जैसे कि इंडिया में फसाई है, वहां पर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाती है। कोई भी अगर फूड वगैरह है तो फूड के लिए फसाई होता है, अगर फसाई का मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब समझिए कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि वहां पर सारी क्वालिटी टेस्टिंग होती है। सही है। उसके बाद जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग है और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है, वो जो है वो वैरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात है, अलग अलग प्रोडक्ट है, तो जैसे कि ड्रग है तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स में जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल उसका सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर वो मार्केट में आ जाएगा। अगेन फिर अगर आप कोई फूड की बात कर लें तो फूड में भी क्या होता है, ठीक है, तो फूड में क्या होता है कि उसका भी क्वालिटी टेस्टिंग होता है, तो उसका क्वालिटी टेस्टिंग जो है वो अलग तरीके से होगा। तो उसके बाद फिर जैसे ही उसकी क्वालिटी टेस्टिंग हो जाती है उसके बाद फिर वो मार्केट में आ जाता है। तो इस तरीके से ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो होता है वो वैरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, वैसे तो मैं बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट जो है वीडियो एप्लीकेशन पे लाऊंगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय 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 बाय।